नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं जिसके स्रोत हमारे पास हैं। निशांची, जुड़वा भाइयों का संघर्ष। ये जो सामग्री है ये हमें ले जाती है 2000 के दशक की शुरुआत के उत्तर प्रदेश में। सोचिए वह माहौल, वो समय जहां अपराध, महत्वाकांक्षा और एक तरह का अपना ही इंसाफ हवा में घुला हुआ था। और कहानी के दिल में है दो जुड़वा भाई, बबलू निशांची और डब्लू निशांची। बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले, लेकिन उनके रास्ते, उनकी सोच एकदम जुदा। एक भाई अपराध की दुनिया में आगे बढ़ रहा है और दूसरा कानून के रास्ते पर चलकर उसी दुनिया को साफ करना चाहता है। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे इस टकराव को, परिवार के इन उलझे रिश्तों को और उन मुश्किल चुनावों को जो ये किरदार लेते हैं। देखते हैं ये स्रोत हमें क्या बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन भाइयों की, बबलू और डब्लू। बबलू बड़ा भाई, स्रोत बताते हैं कि उसने खैर अपराध का रास्ता चुना, पर वो कोई मामूली गुंडा नहीं है। जैसा बताया गया है उसमें एक अजीब सा करिश्मा है, एक खिंचाव। हाँ, करिश्माई लेकिन खतरनाक भी। बिल्कुल उतना ही बेरहम। सत्ता और कंट्रोल की भूख उसे चलाती है। उसकी दुनिया कैसी है? हिंसा, धोखा और वो पहले गोली मारो फिर सवाल वाला एटीट्यूड। हाँ, और यहाँ सिर्फ बबलू का किरदार नहीं बल्कि वो माहौल, वो सेटिंग बहुत जरूरी है। आप सोचिए, 2000 के दशक की शुरुआत का उत्तर प्रदेश। स्रोत बताते हैं कि वो एक ग्रामीण कठोर माहौल था, जहाँ अपराध कोई बाहर की चीज नहीं थी। वो तो जैसे सिस्टम का हिस्सा बन गया था, जड़ों तक फैला हुआ। नहीं था। लोग शायद उसकी पर्सनालिटी से भी खिंचते थे। हाँ बिल्कुल, एक अजीब सा शायद संतुलन, कब नरमी कब सख्ती, और यही बात उसे शायद और भी पेचीदा और खतरनाक बनाती है ना? हाँ, सिर्फ बेरहम आदमी से निपटना शायद अलग हो, पर जिसमें करिश्मा भी हो, उसका असर गहरा होता है। और बबलू की इस अंधेरी सी दुनिया में एक रंगीन किरदार भी है, रंगीली रिंकू। स्रोतों में उसे काफी तेज तरार, जिंदा दिल लड़की बताया गया है। उसकी एनर्जी बबलू की दुनिया के बिल्कुल उलट है। ये देखना दिलचस्प होगा कि उनका रिश्ता कैसे कैसे सामने आता है कहानी में। हाँ, ये रिश्ता कहानी में एक और परत डालता है। क्या वो बबलू के अंदर कुछ अच्छा जगह पाएगी, या फिर बबलू की दुनिया उसे ही खींच लेगी? ये कॉन्ट्रास्ट जरूरी है। कहानी को सिर्फ क्राइम पुलिस से आगे ले जाता है, ज्यादा मानवीय बनाता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे भाई पर, डब्लू, छोटा भाई। उसका सपना पुलिस अफसर बनना। बिल्कुल उल्टा। हाँ, स्रोत बताते हैं कि उसके अंदर नैतिकता का, सही गलत का एक मजबूत एहसास है। वो कानून में यकीन रखता है और चाहता है कि वो उस भ्रष्ट सिस्टम को साफ करे जिसने उसके शहर को जकड़ रखा है। डब्लू का किरदार असल में वो आदर्शवाद और जो जमीनी हकीकत है उसके बीच का संघर्ष दिखाता है। उसका कानून पे भरोसा, सिस्टम बदलने की चाहत, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन जिस माहौल की हमने बात की, वहां ये आदर्शवाद उसे बार बार मुश्किल में डालेगा, नैतिक सवालों के घेरे में। खासकर तब जब सामने अपना भाई हो। बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा पेच है। उसका संघर्ष सिर्फ बाहर के भ्रष्टाचार से नहीं होगा, उसके अंदर भी सवाल उठेंगे। क्या कानून हमेशा सही होता है? क्या रिश्ते कानून से बड़े हो सकते हैं? तो मतलब उसका सफर सिर्फ एक पुलिस वाले का नहीं, एक इंसान का सफर है, सही गलत की धुंधली लकीरों के बीच रास्ता खोजने का। स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि उसे सिस्टम के अंदर से भी मुश्किलें आएंगी। हाँ बिल्कुल, ऐसे लोग जो शायद उसके भाई के असर में हो। तो उसके आदर्शवाद की असली परीक्षा तो वही होगी। सही बात है। क्या वो सिस्टम में रहकर उसे बदल पाएगा, या सिस्टम उसे बदल देगा, या फिर कोई और रास्ता? ये सवाल उसके किरदार को और गहरा बनाते हैं। तो कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, स्रोत बताते हैं कि इन दोनों भाइयों के रास्ते वो धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ मुड़ने लगते हैं। जाहिर है उनका टकराना तो तय है। हाँ, वो तो होना ही है। डब्लू पुलिस अफसर के तौर पर अपनी जांच में आगे बढ़ता है और अनजाने में ही अपने भाई के क्राइम सिंडिकेट के करीब पहुंचता जाता है। और फिर एक पॉइंट आता है जब उसे एक बहुत मुश्किल चुनाव करना पड़ता है। और यही कहानी का सेंट्रल नैतिक संघर्ष है, वो पावर टेंशन। एक तरफ वर्दी का फर्ज, कानून की कसम, दूसरी तरफ अपना भाई, खून का रिश्ता। तो ये सिर्फ दो लोगों का टकराव नहीं रह जाता, ये दो सोच का, दो दुनियाओं का टकराव बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि वो क्या करेगा? फर्ज निभाएगा, चाहे भाई को जेल भेजना पड़े, या फिर परिवार के लिए, खून के लिए कानून से समझौता कर लेगा? स्रोत कहते हैं ये कश्मकश कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। हाँ, और ये कश्मकश डब्लू को अंदर से हिला देगी। उसके आदर्श, उसका विश्वास,
सब पर सवाल उठेंगे। हम्म। कानून का राज कायम करने की जिद और भाई को बचाने की तड़प, इनके बीच वो कैसे कैसे बैलेंस करेगा या कर भी पाएगा? कौन सी डोर ज्यादा मजबूत निकलेगी, वर्दी की या खून की? यही देखना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ डब्लू ही मुश्किल में है। बबलू की जिंदगी भी कोई आसान नहीं है। स्रोत बताते हैं कि उसे भी लगातार बैलेंस बनाना पड़ता है। एक तरफ रंगीली रिंकू से उसका रिश्ता, जो शायद उसकी जिंदगी में कुछ नरमी लाता हो। दूसरी तरफ जुर्म की दुनिया के अपने खतरे, दुश्मन, धोखा, जान का जोखिम हर पल। सही कहा। उसकी दुनिया भले ही कानून के दायरे से बाहर हो, पर उसकी अपनी मुश्किलें हैं, अपने दबाव हैं। उसे भी वफादारियां निभानी है, अपने लोगों को देखना है, दुश्मनों से निपटना है। और हो सकता है कहीं अंदर ही अंदर वो भी किसी खालीपन से जूझ रहा हो। और मामला और दिलचस्प तब हो जाता है जब हम देखते हैं कि ये दोनों भाई जो एक दूसरे के खिलाफ हैं, वो अपनी अपनी जगह पर एक जैसे ही दबावों से, एक जैसी कश्मकश से गुजर रहे हैं। हाँ, ये एक दिलचस्प एंगल है। दोनों ही अपनी अपनी दुनिया के निशानची बनने की कोशिश में है। बिल्कुल। चलिए अब जरा कहानी के विषयों पर, उसके गहरे मतलब पर बात करते हैं। एक स्रोत इसे कहता है बड़ों के लिए एक आधुनिक परिकथा। अच्छा। हाँ, ऐसी परिकथा जिसमें कोई साफ हीरो या विलन नहीं है, सब ग्रे हैं। ये कहानी है किस्मत, परिवार, प्यार और नुकसान के बारे में। ये नैतिक अस्पष्टता, मतलब मॉरल एम्बिग्विटी, ये थीम बहुत जरूरी है। कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि अच्छे और बुरे की लकीर कितनी कितनी धुंधली हो सकती है, खासकर उस माहौल में जिसका हमने जिक्र किया। जब जिंदा रहना ही पहली जरूरत हो तो नैतिकता की परिभाषाएं शायद बदल जाती हैं, अगर इसे बड़े नजरिए से देखें तो। ये कहानी शायद यही दिखाती है कि हालात कैसे इंसान को मुश्किल फैसले लेने पर मजबूर करते हैं, कभी कभी गलत भी। और स्रोत ये भी बताते हैं कि कहानी किरदारों के जो चुनाव होते हैं, उनके विषाक्त यानी जहरीले नतीजों पर भी रोशनी डालती है। मतलब हर चुनाव का एक असर होता है, और वो असर सिर्फ उस पर नहीं बल्कि आसपास के लोगों पर भी पड़ता है, कभी कभी बहुत बुरी तरह। बिल्कुल। ये कॉज एंड इफेक्ट का एक खतरनाक खेल है। बबलू का रास्ता सिर्फ उसकी जिंदगी पर असर नहीं डालता, वो डब्लू की जिंदगी, रिंकू की जिंदगी, शायद पूरे समाज पर असर डालता है। और वैसे ही डब्लू के चुनाव भी, हाँ, उनके भी दूर तक जाने वाले नतीजे होंगे। कहानी शायद हमें यही याद दिलाती है कि हम अपने कर्मों के नतीजों से बच नहीं सकते। और फिर कहानी का टाइटल निशानची, शार्प शूटर, निशानेबाज, ये सिर्फ बबलू के पेशे की तरफ इशारा नहीं होगा, है ना? इसका मतलब कुछ और गहरा होगा। मेरे ख्याल से तो यकीनन गहरा है। ये टाइटल शायद इस आइडिया का सिंगल है कि कहानी का हर किरदार किसी ना किसी तरह एक निशानची है। हर कोई अपनी किस्मत पर, अपने टारगेट पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। बबलू सत्ता पर निशाना लगा रहा है, डब्लू न्याय पर, रिंकू शायद प्यार और सुरक्षा पर। सब अपने जीवन के किसी लक्ष्य को भेदना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो वाकई अपनी किस्मत के मालिक हैं? क्या निशाना सही लग रहा है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है जो ये शीर्षक उठाता है। क्या वो अपनी मर्जी से निशाना लगा रहे हैं या हालात उनसे लगवा रहे हैं? और क्या वो जिस निशाने को भेदना चाहते हैं वो वाकई वही है जो उन्हें चाहिए, या निशाना कहीं और लग रहा है और नतीजा कुछ और ही निकल रहा है? ये निशाने शब्द कहानी की जो अनिश्चितता है, किरदारों की कश्मकश है, उसे बहुत अच्छे से पकड़ता है। सब निशानेबाज हैं, पर निशाना लगेगा या नहीं, और लगेगा तो कहाँ, कोई नहीं जानता। बिल्कुल। अब बात करते हैं कहानी के क्लाइमैक्स की, चरमोत्कर्ष। स्रोतों से जो अंदाजा लग रहा है वो ये है कि अंत में दोनों भाइयों के बीच एक जबरदस्त, भावनात्मक और शायद हिंसक टकराव होगा। हाँ। ये सिर्फ दो भाइयों की लड़ाई नहीं होगी। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा होगा। ये विचारधाराओं का टकराव होगा, उनके अतीत का, उनके चुनावों का, पूरी जिंदगी का एक तरह से हिसाब किताब। वो पल जब सारे नकाब उतर जाएंगे। हाँ, और दोनों भाइयों को एक दूसरे की आंखों में देखकर तय करना होगा कि वो कौन है और किसके साथ खड़े हैं। स्रोत कहते हैं कि ये टकराव दर्शकों को हिला देगा। और अंत के बारे में क्या कोई साफ समाधान मिलेगा? कुछ कहा गया? हाँ। लेकिन शायद ये कोई आसान जवाब नहीं देगा, सपाट नहीं होगा। अच्छा। ये सवाल उठाएगा कि क्या ऐसी दुनिया में जहां हर कोई अपनी नियति का निशानची बनने की कोशिश में है, मुक्ति या छुटकारा संभव भी है? क्या बबलू अपने अतीत से आजाद हो पाएगा? क्या डब्लू अपने फर्ज और रिश्ते के बोझ से उभर पाएगा? कहानी शायद इन सवालों को सोचने के लिए छोड़ देगी। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? ये पूरी कहानी हमें क्या दिखाती है?
ये जुड़वा भाइयों की एक अनोखी कहानी है। अपराध और कर्तव्य, प्यार और नफरत, वफादारी और धोखे के धागों से बुनी हुई। हाँ, ये दिखाती है कि कैसे एक ही माँ बाप की संतान, एक ही माहौल में पले बढ़े लोग इतने अलग रास्ते चुन सकते हैं। और कैसे फिर किस्मत उन्हें एक दूसरे के सामने ला खड़ा करती है। हाँ, ये नैतिक दुविधाओं की, इंसानी रिश्तों की जो जटिलताएं हैं और जो हम चुनाव करते हैं, उनके परिणामों की एक गहरी पड़ताल है। ये कहानी हमें उस दुनिया की एक झलक दिखाती है जहाँ सही और गलत के बीच की लकीर जैसे मिट सी गई है और हर किसी को अपने हिस्से का निशाना साधना है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। तो निशांची की ये कहानी, जैसा इन सूत्रों से पता चल रहा है, हमें उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि में अपराध, परिवार और व्यक्तिगत पसंद के एक गहरे भंवर में ले जाती है। दो जुड़वा भाइयों का आमने सामने होना कहानी को सिर्फ रोमांचक नहीं बनाता, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक बहुत तीव्र भावनात्मक धार भी देता है। ये सिर्फ गोलियों और गैंगवॉर की कहानी नहीं लगती। उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, उससे कहीं ज्यादा ये रिश्तों की, मजबूरियों की, अंदरूनी संघर्षों की कहानी नजर आती है। और जिस तरह से स्रोत इस कहानी को रखते हैं हमारे सामने, उससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या इंसान सच में, वाकई में अपनी किस्मत का निशांची बन सकता है? खासकर तब जब परिवार, समाज, प्यार, फर्ज, ये सारी ताकतें उसे अलग अलग दिशाओं में खींच रही हो। क्या हमारे चुनाव असल में हमारे अपने होते हैं, या हम सब कहीं ना कहीं हालात के हाथों की कठपुतलियां हैं जो बस निशाना लगाने का वहम पाले हुए हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये सोचने के लिए गहरा और शायद थोड़ा बेचैन करने वाला विचार है।